ठीक है, वो क्लास कल हो जाएगी, फिजिक्स वाली डेफिनेटली होगी। चलिए हम शुरू करते हैं भाई, जहां हमने छोड़ा था। हमने अभी तक क्या करा है, अभी बेटा शुरू कर रहे हैं इस लेक्चर को, तो ठीक है साम्यक बेटा अभी जस्ट शुरू कर रहे हैं, अभी मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस, माय नेम इज मंजित भारद्वाज। आज हम लास्ट टॉपिक करने वाले हैं जो लास्ट लेक्चर में हमारा रह गया था, इसके बाद में हम डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक ऑफ द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज लेसन। ठीक है, जस्ट लास्ट टॉपिक है, इतना सा ही है जो पेज फ्रंट में आपके सामने। इससे पहले हमने ये सब कर लिए थे। डायगोनल रिलेशन, डायगोनल रिलेशनशिप में किसी को डाउट है क्या, बताइए जरा, क्योंकि लास्ट में थोड़ा हरी में थे हम। बस डायगोनली उनका साइज सेम हो जाता है, इसलिए प्रॉपर्टी सेम हो जाता है। किस किस का साइज प्रॉपर्टी सेम होती है? लिथियम मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम और बेरिलियम का, और बोरोन और सिलिकॉन का। दैट्स क्लियर है सर? हाँ बेटा। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। सर क्लियर नहीं हुआ था लास्ट क्लास में। ठीक है बता देता हूँ। देखो उस दिन हम थोड़ा जल्दी में थे, रिलेशनशिप मुझे लगा हम पूरा कर लेंगे, फिर आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम इसे दोबारा कराएंगे। ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप देखिए क्या होता है। पीरियोडिक टेबल के अंदर आप लोगों ने देखा होगा लिथियम, ठीक है, यहाँ क्या होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। सबको पीरियोडिक टेबल याद है या नहीं है? लिखवा तो लिए थे उस दिन आप लोगों ने मेरे से, है ना? चलिए सर याद है। बेरिलियम, पूछिए। मैग्नीशियम, याद है। कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, तो ये ऐसे होते हैं। तो इसमें देखो डायगोनल रिलेशन, लिथियम और मैग्नीशियम, दैट इज लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में डायगोनल रिलेशन होता है। इसका साइज छोटा होता है, नीचे आते हैं तो साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इसका साइज बड़ा हो गया। लेकिन लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो साइज छोटा होता है, बड़ा होता है, और शेल नंबर सेम रहता है। तो इन दोनों का साइज कंपेरेबल हो जाता है। क्लियर है, ये बात समझ में आई? साइज कंपेरेबल होने पर प्रॉपर्टी भी सेम हो जाती हैं। ये दो यूनिवर्सल लॉ हैं, इनका रीजन हमें नहीं समझ में आया। भाई प्रोटॉन बदलने से प्रॉपर्टी बदल जाती है एटम की। दूसरा, साइज ऊपर से नीचे जाते हैं, नीचे से लेफ्ट में जाते हैं तो साइज लगभग सेम हो जाता है। अगर दो एटम का साइज सेम है तो उनकी प्रॉपर्टी भी सेम होती है। समझ में आ गया सबको? यस सर। सर एक यही चीज होता है। पूछनी थी। एक मिनट बेटा मैं पूरा कर लूं फिर पूछना आप। यही होता है डायगोनल रिलेशनशिप, मतलब डायगोनली रिलेशन। तो ये किन किन के बीच में होता है? सब में नहीं होता है। तो देखिए लिथियम और मैग्नीशियम में आपको दिखा दिया। इसके बाद बेरिलियम और बेरिलियम और एल्यूमिनियम। तो बेरिलियम ये रहा, एल्यूमिनियम कहाँ आएगा भाई? एल्यूमिनियम ये डी ब्लॉक पूरे छोड़कर उसके बाद में एल्यूमिनियम आएगा बोरोन के नीचे। बोरोन, एल्यूमिनियम, है ना, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, ये तो इनका बोरो, बेरिलियम और एल्यूमिनियम का भी सेम होता है। उसके बाद में कौन सा है? बोरोन और सिलिकॉन का। बोरोन के नीचे, अब बोरोन से नेक्स्ट कौन सा होता है? कार्बन। कार्बन के नीचे सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, पीबी, लेड। तो यहाँ बोरोन और सिलिकॉन का भी डायगोनल रिलेशन होता है। यस बेटा समझ में आ गया। सिर्फ इनके बीच में ही डायगोनल रिलेशन होता है, जिसको मैंने मेंशन किया अभी अभी। क्लियर है सभी को? ये तीन में डायगोनल रिलेशन होता है, बस ये याद रखना है। क्यों? इनका साइज कंपेरेबल होता है, दैट इज व्हाई। अब आगे बढ़ते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब बोलो बेटा, सामने बेटा आपका क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन बताइए, क्या क्वेश्चन था? यस सर, साम्यक आर यू देयर? यस सर। आप क्वेश्चन पूछ रहे थे क्या? नो सर। फिर कौन पूछ रहा था? अभिजीत पूछ रहा था? किसने क्वेश्चन पूछा था भाई? नो सर नहीं पूछा, सर नहीं पूछा। सर हाँ प्रतीक पूछ रहा था, बोलो बेटा। सर मैं पूछ रहा था। सर मैं हाँ बस यही पूछ रहा था कि मतलब ये डायगोनल रिलेशन सब में होता है या फिर कुछ ही एलिमेंट्स में होता है? सिर्फ ये तीन ही, ये तीन ही, आगे वालों में नहीं होता। उनमें रेयरली होता, बहुत कम होता, बट होता है। लेकिन ये तीन है जिनमें ज्यादा नजर आता है। ठीक है, ओके सर। मतलब पूरी पीरियोडिक टेबल में इन तीन में ही होता है? हाँ तीन में ही होता है। ठीक है, बाकियों में नहीं होता। ठीक है, और तनीषा पूछ रही है जेड इफेक्टिव पर न्यूमेरिकल आएंगे? बिल्कुल आएंगे बेटा, न्यूमेरिकल हम आपको करवाएंगे भी, अभी न्यूमेरिकली करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो वेट। रिवीजन क्लास है? हाँ बेटा, कल रिवीजन क्लास है क्या? सॉरी मुझे समझ नहीं आया क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। सर कल रिवीजन क्लास है? हाँ कल रिवीजन क्लास है। यस यस यस, कल टेस्ट रिवीजन क्लास है। अभी रिवीजन क्लास का टाइमिंग जो है वो 4:45 बजे और 6:15 होता है, क्या पता नहीं मुझे। ठीक है, 6:45, 6:45 होता है और 4:30 ऐसा कुछ है। आपके पास मैसेज आ जाएगा 9 बजे। ठीक है, सभी के पास। क्लियर है? 2 बजे से नहीं होगी? कितने बजे से? 2 बजे से केमिस्ट्री की बता रहा हूँ, ओनली केमिस्ट्री। 2 बजे शायद ना अच्छा फिजिक्स सर। की होती है। ठीक है,
हाँ 2 बजे से फिजिक्स होएगी सर। टेस्ट के टॉपिक्स क्या होंगे? टेस्ट के सर क्लास आप ही लोगे? हाँ बेटा मैं ही लेने वाला हूँ। पीरियोडिक टेबल प्लस इससे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये दोनों होंगे केमिस्ट्री के। फिजिक्स सर और मैथ पीरियोडिक टेबल तो आज या कल में ही खत्म हुआ है सर, इसको क्यों दे रहे हो आज। अरे सर? इतना आसान, इतना आसान, इसमें तब भी डाउट सर है? सर ये इसमें केमिस्ट्री है। लर्न करने का ज्यादा अरे है। कुछ भी हो, ये थ्योरेटिकल लेसन है, एक भी न्यूमेरिकल नहीं है इसमें। 4 लाइनें हैं जो 4-5 एक्सेप्शंस हैं, ज्यादा ज्यादा 6-7 एक्सेप्शन वाली लाइनें याद करनी है और कुछ भी नहीं है पूरी पीरियोडिक टेबल वाले लेसन। लेफ्ट टू राइट जाओगे मेटालिक प्रॉपर्टी कम होती है, ऊपर से नीचे बढ़ती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट से राइट बढ़ती है, नीचे से ऊपर बढ़ती है। सबसे अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, सबसे अच्छा मेटल सीजियम है। 4 तो लाइनें हैं, 4 तो बातें हैं, खत्म। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, बाकी नॉन मेटल की पहली नेगेटिव होती है, बाकी सब पॉजिटिव होती हैं। मेटल की हमेशा पॉजिटिव होती है। इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। बात ही खत्म। फर्स्ट और सेकंड के बीच में क्या डिफरेंस है, क्यों कम ज्यादा हो जाता है, उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखो, पता लग जाता है। बस इतनी सी 4-5 बातें जो अभी बोल दी मैंने, सब खत्म। उसके अलावा एलिमेंट के नाम याद होने चाहिए, वो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर लर्न करने के लिए बोल ही दिया है ना। यस सर। और कुछ नहीं इसमें, वो एक्सेप्शन रट्टा मारो, लेसन खत्म। बाकी सब वही होगा, ऊपर से नीचे साइज बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट साइज कम होएगा। फिर जो एक्सेप्शन है वो रट्टा मार रखे हैं, तो बाकी सब नॉर्मल चलेगा। बस हो गया, खत्म। सर लेफ्ट टू राइट साइज कम होता है बढ़ता है? लेफ्ट टू राइट कम होएगा, क्यों सेल सेम होती है बट न्यूक्लियस बड़ा होता रहता है। अब शेल सेम है, न्यूक्लियस बड़ा हो रहा है, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ेगी। शेल तो वही रहती है लेफ्ट टू राइट। सेकंड पीरियड मतलब सेकंड शेल, थर्ड पीरियड मतलब थर्ड शेल, फोर्थ पीरियड मतलब फोर्थ शेल। ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, क्योंकि शेल बढ़ जाती है, न्यूक्लियस बढ़ता है लेकिन साइज ज्यादा बढ़ जाता है। बस इतनी सी बात है। एक बीच में लेंथेनॉइड सर इसके एक्सेप्शन भी याद रखने ना, एटॉमिक रेडियस के। ये इंपॉर्टेंट है। बाकी जनरल रूल तो सबको याद होते हैं कि लेफ्ट टू राइट बढ़ता है घटता है, ऊपर नीचे जो भी है सबको याद होता है। एक्सेप्शन ही याद नहीं रहते हैं, वही रट्टा मारने, है ना। यस सर, रट्टा मार के जाएंगे सर एक दिन पहले, बोलना जाए। मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही भाई, प्रज्ञा को क्या सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है क्या? यस यस सर। सर हो रही है। ओके प्रज्ञा बेटा आप रिफ्रेश कीजिए मीटिंग को, स्क्रीन शो हो जाएगी, नो वरी। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब बात करते हैं भाई इनर्ट पेयर इफेक्ट की। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? तो देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या चीज होती है, तो मैं यहाँ पर आपको चलो पहले रीड कर लेते हैं, फिर आपको बताता हूँ इसमें क्या। ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द इंटरवेनिंग d and f orbital increases z effective from the atom ns2 orbital are tightly held by the nucleus। ठीक है, ये पहली बात है कि ns ऊपर से नीचे जाते हैं। अब इसने जो भाषा बोली है उसको मैं नहीं बता रहा हूँ, सिंपल करके बता रहा हूँ। ऊपर से नीचे जाओगे क्या होगा, शेल का साइज बढ़ेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। बहुत अच्छी बात है, लेकिन डोनेट कितने करेगा वो? कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है भाई, पता है किसी को कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। ऐसे निकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मैंने एक दिन मेथड बताया था और बोला था 1 to 20 सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। किसने लिखी थी वो? सर लिखी थी सर। ठीक है, देखिए जरा, मैं क्लोरीन की फिर से आपको लिख के दिखा रहा हूँ। सपोज क्लोरीन की 17 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p में 5। ठीक है, ये समझ में आया सबको? लास्ट शेल कौन सी है? मैंने बोला था लास्ट शेल लिखिएगा। लास्ट शेल को ही वैलेंस शेल बोलते हैं। कौन सी है लास्ट शेल? थर्ड। ये जो 1 2 3 लगा होता है ये शेल नंबर होता है, लास्ट शेल है थर्ड। यस, क्लियर है सबको? यस सर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल या वैलेंस शेल कह लो, लास्ट शेल कह लो, कितने इलेक्ट्रॉन्स है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल या वैलेंस शेल? 7 दोनों काउंट होंगे। आप सिर्फ पी वाले काउंट मत करना, थर्ड वाले दोनों काउंट होंगे। क्लियर है? 7। अब इसकी वैलेंसी निकालनी है। वैलेंसी कैसे निकालते हैं? अगर ये नंबर 4 से ज्यादा है तो 8 में से माइनस कर दो, वैलेंसी आ गई 1। इसका मतलब ये क्लोरीन जो है एक केमिकल बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा। और बाकी कितने इलेक्ट्रॉन रह गए जरा बोलो? टोटल थे 7, है ना। तो वो जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं उसको कहते हैं लोन पेयर। लोन पेयर अकेले हैं तो एलोन नहीं लिख सकते, क्योंकि डबल डबल है ना, सारे पेयर्ड हैं, तो एलोन कैसे हो सकते हैं? अकेले तो हो ही नहीं सकते, पेयर्ड है ना। तो पेयर है इसलिए ए हटा दिया साइंटिस्टों ने, इसको लिख दिया लोन पेयर। लोन पेयर कितने होंगे? 7 में से 1 घटा दीजिए, क्योंकि एक ने तो बॉन्ड बना लिया तो वो तो वैलेंसी है, 1 घट गया तो बचे कितने? 6 रह गए। पेयर में करने हैं, पेयर मतलब 2 से डिवाइड भी कीजिए, तो पेयर में यानी 3, तो 3 इसका आंसर आएगा। लोन पेयर होते हैं इसमें 3। ये समझ में आया? यस सर। यस सर। -1 क्यों किया? क्या बेटा?
-1, क्योंकि एक वैलेंसी है ना जो बॉन्ड बना लेते हैं। देखो हमने क्या करा, अगर ये नंबर सर जो 4 से वैलेंसी ज्यादा, होती है उससे माइनस कर देते हैं। हाँ देखो ये 7 इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट शेल में थे, तो सातों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, बॉन्ड बनाने में हेल्प करेंगे, केमिकल बॉन्ड में हेल्प करेंगे। तो 7 में से कितने इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्ड में हेल्प करेंगे? तो अगर ये नंबर 4 से ज्यादा हो तो 8 में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यानी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा जो बॉन्ड बनाएगा। बाकी के इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 6। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर में है, तो इसलिए 2 से डिवाइड किया, तो 3 लोन पेयर बच जाएंगे, एक बॉन्ड पेयर बनेगा। तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन का हिसाब देना आपको, लास्ट वैलेंस शेल का हिसाब देना होता है, उसके सारे इलेक्ट्रॉन काउंट करने होते हैं। दोनों को जोड़ के देखो, एक वैलेंसी है, एक ने बॉन्ड बना लिया, 3 लोन पेयर, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन खाली पड़े हैं। टोटल कितने? 7। टोटल 7 थे ना लास्ट शेल में, आ गया हिसाब बराबर है, बात खत्म। क्लियर है सभी को? यस सर। ये चीज सभी एटम्स के लिए 1 से 20 तक, 1 से 20 तक, हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक सभी एटम्स के लिए आप लोग नोटबुक में जरूर लिखना, वरना ये चीज 4th लेसन में फिर से आएगी और ये चीज आपको बहुत दुखी करेगी, क्योंकि मैं इससे आगे की बात करूंगा। मैं सीधा बोलूंगा वैलेंसीज की 2 है, वैलेंसीज की 3 है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, इसमें इतने लोन पेयर, मैं डायरेक्ट बोलूंगा। और डायरेक्ट बोलने पर आपको समझ में ही नहीं आएगा कि लोन पेयर निकालते कैसे, और इसको एक बार 1 से 20 तक निकाल लिया तो आपको लोन पेयर निकालने आ जाएंगे। यस बेटा, समझ में आ गया सबको? यस सर। सर क्लियर है? तो 1 से 20 तक जरूर सॉल्व कीजिएगा। इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी आएंगे, जैसे हीलियम की वैलेंसी आएगी 2, जबकि हीलियम की वैलेंसी 0 होती है, बट इस मेथड से आएगी 2। जब आप निकाल के देखेंगे तो आपको फिर वो क्वेश्चन अराइज होगा, क्योंकि हीलियम जो है उसके लास्ट शेल में 2 ही होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन है, बात खत्म। अब आगे बढ़ते हैं, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट देखो क्या होता है। अब मैं इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात कर रहा था, यहाँ से वैलेंसी आई, तो जो ग्रुप की वैलेंसी होती है, जैसे कार्बन की वैलेंसी, अब यहाँ मैं जो बात करने वाला हूँ ये देखिएगा आप, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, पीबी लेड, ये है कार्बन का ग्रुप। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बताएगा कोई मेरे को? 6। 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, मतलब 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, 1s2 2s2 2p, कितना आएगा 2p 2p2। क्लियर है? लास्ट शेल इक्वल होती है वैलेंस शेल, इक्वल कौन सी है? सेकंड है इसमें लास्ट शेल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 इन लास्ट शेल कितने हैं? 4 4 हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंसी क्या आएगी? मैंने बोला था ये नंबर, अगर ये नंबर 4 तक है तो वैलेंसी 4 ही रहेगी, 8 में से माइनस नहीं करना। वैलेंसी आ गई 4। लोन पेयर यानी कि 4 बॉन्ड बना सकता है कार्बन। लोन पेयर कितने हैं इसमें? 4 इलेक्ट्रॉन थे टोटल, 4 में से 4 ने बॉन्ड बना लिया तो बचे 0। पेयर में कोई है ही नहीं, पेयर के लिए 0 को 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि पेयर बनाने हैं 0, यानी कि इसमें कोई लोन पेयर नहीं होगा। यस, समझ में आया? सर। हाँ बेटा। सर वैलेंसी 3 से ज्यादा हो सकती है? 3 से तो ज्यादा हो सकती है, 4 वैलेंसी कार्बन की होती है ना। सर कार्बन तो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता तो क्या हुआ? वैलेंसी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन। 3 से ज्यादा होती है उसकी वैलेंसी, बिल्कुल होती है 3 से ज्यादा। सर एक सवाल था। 1 मिनट बेटा, आपका क्लियर हो गया बेटा? ओके सर। यस सर। है ना? हाँ बोलो बेटा, आप बोलो। सर जितने भी कार्बन के भाई हैं, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, पीबी, ये सब क्यों नहीं, इनकी ये भी तो टेट्रा वैलेंस होते, तो इनके अंदर कार्बन की जैसी क्वालिटी क्यों नहीं है कि जो आया उसको अपना दोस्त बना लिया? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे तब इसी क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको शॉर्ट में आंसर दे देता हूँ। साइज मैटर करता है ना, साइज अलग है। भले ही इनकी सबकी वैलेंसी 4 होती है, तो ये कुछ कुछ प्रॉपर्टी तो 4 वैलेंसी दिखाएंगे, लेकिन बाकी का इनके साइज अलग है। साइज अलग होने की वजह से इनमें देखो, कार्बन में डी शेल नहीं होती, डी सब शेल नहीं होती है। 2p 2d होता है क्या? नहीं होता। 3 में थर्ड शेल में डी होता है, थर्ड शेल तो इसमें है ही नहीं, तो इसलिए कार्बन में डी सब शेल नहीं आएगी, क्योंकि वो थर्ड में आती है। थर्ड शेल में डी सब शेल आती है, सेकंड में तो डी आता ही नहीं है, तो इसमें डी इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते। सिलिकॉन में डी इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, इसलिए वो कार्बन से अलग बिहेव भी दिखाता है। 4 वैलेंसी दिखाता है, लेकिन साइज बड़ा होने की वजह से 4 बॉन्ड उतने अच्छे नहीं बनाता जितना कार्बन बना सकता है। इसीलिए कार्बन किसी से भी बॉन्ड बना लेता है, बट सिलिकॉन नहीं बना सकता, और उससे नीचे वाले फिर से और निकम्मे होते रहते हैं। यस, क्लियर है? हाँ रचना बेटा बोलो। सर कार्बन भी लाइक साइज मैटर्स। हाँ रचना बेटा बोलो। सर कार्बन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव? किस तरह से? अभी तो कार्बन न्यूट्रल है।
जब वो सर बॉन्ड बिकॉज बनाता है वैलेंसी अगर 4 है तो फिर अच्छा वो आयनिक। शेयर करता है। देखो बेटा, सिर्फ बॉन्ड आपने आयनिक पढ़ा है, एक शेयरिंग वाला बॉन्ड भी होता है। शेयरिंग का मतलब है कि हम दोनों शेयर करके बनाएंगे। सपोज दैट, ठीक है, मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं। मान लो कि आप घर से आलू की सब्जी लेके आए हो, मैं लेके आया हूं भिंडी। मुझे भिंडी पसंद नहीं है, आपको आलू पसंद नहीं है, लेकिन घर वालों ने डाल दिया टिफिन में, ठीक है। तो मुझे आलू बहुत पसंद है, आपको भिंडी बहुत पसंद है, तो हम क्या करेंगे? शेयर करेंगे। आप मेरे वाली सब्जी रख लीजिए, मैं अपने वाली आप वाली सब्जी खा लेता हूँ। रोटी हमने अपनी अपनी खानी है। तो ये लोग भी शेयर करते हैं कि भाई मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, तेरे पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, हम दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं। इसको बोलते हैं शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन बनना, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन एक और इलेक्ट्रॉन है। अब ये कहता है तू अकेला है यार, तेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये कहता है तू भी तो अकेला है, तेरे को भी तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। कहता हम दोनों पास आ जाएं, तो ये दोनों काफी पास आ जाते हैं। काफी पास आने पर दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? अब ये कहता है, अब देखो पास आने का मतलब, थोड़ा मैं दूर से दिखाता हूँ इनको वरना समझ नहीं आएगा। ये कहता है कि तू तेरा इलेक्ट्रॉन मेरे पास भेज दे कभी कभी। कहता ठीक है भेज दे भाई। तू तेरे वाला भी कभी कभी मेरे पास भेज दे। कहता ठीक है मैं भी भेज देता हूँ। दोनों क्या करते हैं? अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के पास भेज देते हैं, तो दोनों के बीच में दोनों एक दूसरे के काफी पास आ जाते हैं। अब काफी पास आने का मतलब है ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के पास है। आप ये नहीं कह सकते कि एक के पास है एक के पास नहीं है कभी नहीं है, नहीं। दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही टाइम में दोनों के पास है, क्योंकि दोनों काफी पास आ गए। दोनों के पूरे हो गए कि नहीं? यस सर। सर ये कोवैलेंट बॉन्ड हो गया ना, मतलब इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। यस, ये सर शेयरिंग से। मॉलिक्यूल फॉर्मेशन जो होगी, जितने जितने भी एलिमेंट्स हैं जो अपना मॉलिक्यूल बनाते हो, कोवैलेंट फॉर्म की वजह से ही बनाते हैं ना। हमने कोवैलेंट बॉन्ड के लिए एक बहुत अच्छी चीज पढ़ी थी, अगर आपने वो नहीं पढ़ी और इसी लेसन में पढ़ी थी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो एटम्स के बीच में कितना हो तो वो कोवैलेंट होता है, उससे कम हो तो वो आयनिक होता है, उससे ज्यादा हो ऐसा। नहीं सर, वो लेकिन अगर जैसे दो एलिमेंट हैं, तो सर अगर वो बॉन्ड बनाते हैं एक साथ तो कोवैलेंट ही होगा ना, क्योंकि वो इजीली डिस्ट्रक्टेबल है। मैंने एक रूल पूछा आपसे, पहले मेरे को ये रूल बताइए कि हमने इसी लेसन में पढ़ा था एक रूल कि अगर 1.7 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है तो कुछ होता है, बॉन्ड का वैल्यू होती है कुछ, कि ये कोवैलेंट होगा आयनिक होगा। 1.7 से ज्यादा है 1.7 से कम है तो वो आयनिक या कोवैलेंट होता है। क्या होता है वो मैं सुनना चाहता हूं आपसे, बताइए। पता है? याद है? नहीं याद है ना? तभी ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है। अब याद रख लेना, आप लोग क्वेश्चंस पूछते हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैंने इस लेसन में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आंसर्स दिए, लेकिन अगर आप पढ़ोगे ही नहीं तो वहीं पर अटके रह जाओगे और बार बार वही सेम क्वेश्चंस मुझसे पूछोगे, तो वो क्या होगा? मतलब आप रोंग क्वेश्चंस पूछ रहे हो, रोंग चीजें पूछ रहे हो, तो वो गलत हो जाएगा ना। फिर लास्टली तो मैं कहूंगा कि आप लोग पढ़ना तो चाहते नहीं हो, सिर्फ क्यूरियोसिटी क्वेश्चंस पूछते हो, और वो तो हमेशा सारी उम्र रहेंगे। अगर पढ़ोगे नहीं तो पढ़ोगे तभी वो क्यूरियोसिटी खत्म होगी ना। तो वो चीज देखिए, मैंने बताया था अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 होता है, इंपॉर्टेंट लिखा था, वेरी इंपॉर्टेंट, तो 50-50% करेक्टर होता है, कोवैलेंट एंड आयनिक। उस बॉन्ड में दोनों करेक्टर होंगे 50-50। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज्यादा होता है तो वो आयनिक बॉन्ड होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम होता है दोनों एटम्स का तो वो कोवैलेंट होगा। समझ में आ गया? ये याद किया था किसी ने या कितने बच्चों ने याद किया था? इसी लेसन में आया था बेटा, और इसी लेसन में आपको ये याद करना चाहिए। अगर ये याद नहीं करोगे और फिर मेरे से पूछोगे सर आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, कौन सा बॉन्ड आयनिक है, हमें कैसे पता लगेगा, तो ये रॉन्ग क्वेश्चन होगा। समझ गए? क्योंकि इसका आंसर हम कर चुके हैं। यस अभिजीत बेटा, समझ में आ गया? यस सर। असम में बेटा बोलो, अब आपका क्या क्वेश्चन है? सर H2O फिर कोवैलेंट बॉन्ड हुआ ना? नहीं सर आयनिक बॉन्ड। कौन सा? सर H2O। वाटर? ये सर H2O वाटर। यस वाटर, हाँ ठीक है। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। H2O वाटर कह रहे हो। देखो भाई, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 3.5। और इसकी हाइड्रोजन की 1.2। कितना आया? 3 and 2 क्या होगा? 1.7 से ज्यादा है, आयनिक। ये सर है। बस बात खत्म। ओके सर। आंसर आपके सामने है, इसमें डाउट करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला हमेशा अप्लाई होता है। बिल्कुल सही है। क्लियर है? सर क्वेश्चन पूछना है। हाँ बोलो बेटा। सर कोवैलेंट है नहीं तो
तो कोवलेंट बॉन्ड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पड़े हैं, उसमें अगर हम 2 कार्बन लेते हैं और उनका C2 बन सकता है उसमें, चार चार वो शेयर कर ले तो। C2 की एग्जिस्टेंस नेक्स्ट लेसन में करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो उसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सर्च करने का आ रहा है कि मतलब डायटोमिक कार्बन बनते जाएगा, बट उसमें ओनली डबल 2 ही कार्बन शेयर होंगे, तो बाकी 2 फिर कहाँ जाएंगे? क्या क्या क्या? फिर मतलब जैसे फिर नेट पे सर्च करा था C2 का, तो उसमें आ रहा है कि डायटोमिक कार्बन बन जाएगा, बट उसमें 4 का पेयर नहीं, 4 बॉन्ड नहीं बनेंगे, ओनली 2 ही बॉन्ड बनेंगे और 2 ऐसे फ्री रहेंगे। तो ऐसा फ्री कोवलेंट हाँ, बॉन्ड। वो देखो मेरी बात सुनो, मैं समझ गया। 5वें लेसन में आएगा वो, नेक्स्ट लेसन हमारा वही होगा, उसके अंदर मैं आपको उसको डिटेल दूंगा। एमओटी के अंदर C2 का मोलिक्यूल आता है, C2 2 कार्बन का मोलिक्यूल आता है, वो एग्जिस्ट करता है। उसकी एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, कितने बॉन्ड बनते हैं, सब कुछ डिटेल में आएगा। अभी ये क्वेश्चन इस टाइम पर नहीं करने का, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है, तो उसके अंदर डबल बॉन्ड में एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, दोनों कोवेलेंट बनते हैं, लेकिन एक क्या बनता है, सिग्मा बनता है, दूसरा पाई बॉन्ड बनता है। पाई बॉन्ड होता क्या, मैं उसकी डिटेलिंग दूं उसके बाद आपको समझाऊं कि ये बनता कैसे है, बहुत लंबा हो जाएगा समझ में। वो पूरा लेसन ही उसको कवर करता है, तो डेफिनेटली हम उसको अभी डिस्कस नहीं करने वाले, ठीक है। लेकिन सर उसका मतलब आंसर अगला आपको मिल जाएगा। लेसन एक छोटे से पूरे टॉपिक को कवर करता है। क्या ये छोटा टॉपिक है, आपको क्या लगता है? पहले हम बात करेंगे कि आयनिक कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या, फिर कितने टाइप का होता है, फिर वो बनता कैसे है, और उसमें सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, कौन कौन से ऑर्बिटल हैं जो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, कौन कौन से ऑर्बिटल हैं जो पाई बॉन्ड बनाते हैं, फिर वो सिग्मा और पाई बॉन्ड बनते कैसे हैं, फिर उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है सिग्मा और पाई बॉन्ड का। उसके बाद में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स करेंगे, सिग्मा और पाई बॉन्ड की वजह से उनकी शेप कैसी बनती है, वो सारी शेप पढ़ेंगे। फिर वो सब शेप पढ़ने के बाद में फिर एमओटी को पढ़ेंगे, लास्ट है एमओटी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, और उस एमओटी के अकॉर्डिंग पीछे जो कमियां रह गई थी दूसरी थ्योरी में, उस एमओटी के अंदर हम उनको कवर करेंगे। समझ में आ गया? हाँ सर, बहुत बड़ा चैप्टर है। सर 4 बॉन्ड बनना इम्पॉसिबल है? 4 क्यों है, 5 भी बना दूंगा मैं, 5 भी सिखाऊंगा आपको, 5 बॉन्ड कहाँ बनते हैं तो उसका भी सर बताऊंगा। कितने भी शेयर कर सकते हैं, कितने भी शेयर होंगे? क्या? मतलब कितने भी एटम शेयर कर, वो कितने भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो। इतना भी नहीं है, 5 बॉन्ड अभी तक बने हुए हैं, 6ठा बॉन्ड बनेगा कि नहीं अभी तक साइंटिस्टों को नहीं पता, लेकिन 5 बॉन्ड तो बन चुके हैं, सीधी और साफ चीज। सर एक सवाल क्लियर है? था, मतलब वाटर में आयनिक बॉन्ड होता है आर्यन बेटा, हाँ बोलो। सर 5 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का कोई एग्जांपल है, मतलब अगर आप बता देते। RH में होता है, मैंने बोला RH में होता है। नेक्स्ट लेसन में सारा अपने आप करवा दूंगा, वो अपने आप आ जाएगा। तो अभी क्वेश्चंस पूछने का कोई फायदा नहीं, अगर वो नेक्स्ट लेसन में आ रहा है तो नेवर आस्क योर क्वेश्चंस, वहां पर पूछेगा। वहां अगर आप अपना क्वेश्चन भूल जाओगे, सपोज दैट आपको ऐसा लगता है कि पढ़ते पढ़ते अभी तो मेरे दिमाग में आ गया, बाद में मैं भूल जाऊंगा, इसका मतलब दिस इज नॉट क्यूरियोसिटी, दिस इज कॉल्ड कि बस ऐसे ही आ गया रैंडमली और हमने पूछ लिया। क्यूरियोसिटी में आप अपना क्वेश्चन कभी नहीं भूलोगे, याद रखना, समझ गए। तो हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे उसको, तो अभी जरा ये वाला पार्ट कर लो, और पीछे वाला याद रखोगे तो अगले क्वेश्चंस अपने आप अराइज होंगे, उनके आंसर्स मिलेंगे, उससे आगे अराइज होंगे, जिनके आंसर्स नहीं मिलते हैं उस पर आप रिसर्च कीजिए, ठीक है, वो आपके लिए होंगे। लेकिन अगर ये पीछे वाला याद नहीं रहा तो फिर आगे वाले क्वेश्चंस पूछने का कोई मतलब नहीं, वो सब जीरो होने वाला बेटा थोड़े दिनों में। यस बेटा बोलो। H2O कोवलेंट बॉन्ड होगा कि आयनिक? तो कोवलेंट होगा ना वो तो। वाटर जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड नहीं होगा। वैसे वो कोवलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन उसमें आयनिक, सुनिए, उसमें आयनिक करेक्टर ज्यादा होता है, समझ गए? क्लियर है? वो तो मिक्स है फिर। सभी बॉन्ड मिक्सअप होते हैं, हार्डली बहुत कम बॉन्ड होते हैं जो प्योर कोवलेंट है, बहुत कम बॉन्ड होते हैं जो प्योर आयनिक है, लेकिन उनमें भी नियरली 90-10 का रेशो चलता है कि 10% वो भी आयनिक प्रॉपर्टी दिखाता है, ठीक है, वो ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं। आगे देखते हैं भाई, पहले इनर्ट पेयर इफेक्ट सुनो। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है, जब कार्बन की फैमिली हमने पढ़ी तो कार्बन की वैलेंसी आई 4, तो सिलिकॉन की भी 4 आएगी, जर्मेनियम, टिन, ये पीबी, लेड, इन सब की वैलेंसी आएगी 4। 4 वैलेंसी का मतलब है कि ये सब 4 वैलेंसी दिखाते हैं, लेकिन जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो टिन और पीबी, स्पेशली टिन की जगह पर पीबी ओनली, पीबी जो है वो ग्रुप वैलेंसी होती है उसकी 4, लेकिन एक्चुअल वैलेंसी वो दिखाता है 2 वैलेंसी उसकी कम हो जाती है, ठीक है। ये जो वैलेंसी है इसकी 2 वैलेंसी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है 2 वैलेंसी?
इसी को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझ में आया इनर्ट पेयर इफेक्ट? ये डेफिनेशन इनर्ट पेयर इफेक्ट की, ऊपर से नीचे जाते टाइम ग्रुप वैलेंसी, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की ग्रुप वैलेंसी 2 कम हो जाती है, और इसी को बोलते हैं हम इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि अब यहां रीजन लिखा हुआ, अब उसको पढ़ लेना ध्यान से। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इंटरवेनिंग डी एंड एफ। इसमें डी और एफ ऑर्बिटल भी भरे जाते हैं। हमें पता है डी भरा जाता है कौन सी? थर्ड शेल में, है ना? थर्ड डी होता है, फोर्थ डी होता है, फिफ्थ डी होता है। ये शेल तो फोर्थ होती है, 3D मतलब शेल फोर्थ होगी। फिफ्थ डी होता है, सिक्स्थ डी होता है मतलब सेवंथ शेल। ये 7वीं शेल में भरा जाता है, ये 6ठी में, ये 5वीं में, ये 4थी में, है ना? तो ये शेल नंबर है इनके। तो जब नीचे जाते हैं ऊपर से नीचे, तो डी भी भरा जाता है और एफ भी भरा जाता है। तो डी और एफ ऑर्बिटल भरने पर, और इनके इलेक्ट्रॉन्स ना बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? धक्का कम मारते हैं। मतलब रिपल्शन, शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट हो गया कम। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का मारते हैं, बाहर भेजते हैं। और डी और एफ का धक्का मारने का जोर जो है वो सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि उनकी ओरिएंटेशन, उनकी डायरेक्शन उन इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल सीध में नहीं होती, वो साइड में होते हैं। ये ऐसे धक्का मार रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा है, ऐसे धक्का मार रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पड़ा है, धक्का इधर लग गया, कोई फायदा ही नहीं है। तो इस तरह से क्योंकि इनकी शील्डिंग इफेक्ट कम होता है, इंटरवेनिंग अंदर घुस जाते हैं। और डी और एफ क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो न्यूक्लियस तो बड़ा हो ही रहा है, तो न्यूक्लियस बड़ा हो रहा है लेकिन शील्डिंग इफेक्ट कम पड़ रहा है। मतलब अट्रैक्शन तो बढ़ रही है बट रिपल्शन उतनी नहीं बढ़ रही। सिंपल सी बात। तो अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ गई। क्लियर है? यस सर। तो अट्रैक्शन क्योंकि ज्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए जो 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 इसके अंदर जो s ऑर्बिटल होता है ना, अब ये देखो यहां पर हमने क्या किया है, जरा ध्यान देना। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2s2 आया था और 2p2 आया था। सेम सिलिकॉन में क्या आएगा? सिलिकॉन के अंदर आएगा 3s2 और 3p2। फिर उसके बाद जर्मेनियम में क्या आएगा? वो 4s2 आएगा और 4p2 आएगा। फर्दर टिन में क्या आएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी अगर किसी को नहीं आती है तो लिख के देख लेना, यही आएगा 5s2 और 5p2। टिन के बाद में पीबी में क्या आएगा? उसमें आएगा 6s2 और 6p2। यानी कि ये जो s2 है ना, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस इनको जोर से पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का साइज जाता है बढ़, नीचे की तरफ साइज बढ़ जाता है और अट्रैक्शन रिपल्शन हो जाती है कम। क्यों? क्योंकि S और P जो D और F है वो रिपेल तो इतना नहीं करते जितना साइज में इंक्रीज होता है। दैट इज वाई यहां इसने यही लिखा, जेड इफेक्टिव ऑफ द एटम सो ns2 ऑर्बिटल आर टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस। समझ में आया? ये एक लाइन क्या लिखी हुई है? ns2 ऑर्बिटल मतलब s ऑर्बिटल टाइटली हेल्ड होता है न्यूक्लियस के द्वारा। तो उसकी 2 वैलेंसी 4 थी, ग्रुप वैलेंसी। ये 4 जो है ये ग्रुप वैलेंसी है। समझ में आ गया भाई? यस सर। ग्रुप वैलेंसी 2 कम हो जाती है, दैट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। दे डोंट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ऑब्वियस है, दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पार्टिसिपेशन में नहीं करते हैं। दिस इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, मतलब उनकी ग्रुप वैलेंसी 2 कम हो जाती है। सीधी डेफिनेशन लिखना चाहो, ऊपर से नीचे जाते हैं तो पी ब्लॉक में उनकी ग्रुप वैलेंसी 2 कम हो जाती है। जो पूरे ग्रुप की वैलेंसी होती है उससे 2 कम। यस बेटा। चाहे पी ब्लॉक को ओनली इनर्ट गैस में ही होगा, या फिर मैं वो नोबल इसमें ही होगा, या फिर सब में ही होगा? नोबल गैस में होगा? नोबल गैसेस में? नोबल की तो बात ही नहीं कर रहे, उसमें तो कुछ होता ही नहीं है। ये बाकी की बात चल रही है। वेयर आर यू बेटा? आप हो कहाँ? मैंने बोला क्या बोला है? कार्बन फैमिली के बोला मैंने। कार्बन फैमिली में ऐसा होता है, नीचे की तरफ 2 वैलेंसी कम होगी। तो ये कार्बन फैमिली आपको इनर्ट गैस नजर आ रही है? कंफ्यूज हो गया था वर्ड में थोड़ा। ठीक है। तो आगे देखिए, इनर्ट पेयर इफेक्ट इज प्रोमिनेंट इन 6th पीरियड। छठे पीरियड में प्रोमिनेंट होता है, ये मैंने आपको बताया। ये छठे और 7वें में, सीधी सी बात ये है। हमने यहाँ पर ये 3 आता है छठे में और ये आता है 7वें में, तो यहाँ पर ही ये ज्यादा इफेक्टिव होता है, अब बाकियों पर नहीं। यानी टिन और लेड, और मैंने इसमें भी बोला लेड ज्यादा करता है, टिन फिर भी कम करता है बट लेड ज्यादा दिखाता है। मतलब लेड की वैलेंसी 2 ज्यादा स्टेबल है बजाय की 4 के। टोटल देखो, कार्बन की वैलेंसी 4 लेकिन लेड की वैलेंसी 2 स्टेबल है। 4 भी दिखाता है वो तो 2 भी दिखाता है, 2 दिखाता है लेड, लेकिन उसकी 2 वाली ज्यादा स्टेबल है। क्यों? इनर्ट पेयर इफेक्ट। वैसे उसके जो s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कम स्टेबल होते हैं, वो मतलब ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये प्रोमिनेंट होती है इन द 6th पीरियड। टेल्यूरियम 1 पॉजिटिव TL
इज प्रेफर्ड एज टू टेल्यूरियम 3 पॉजिटिव। तो टेल्यूरियम क्या होता है अभी, Tl, एल्यूमिनियम वाले बोरोन वाले ग्रुप में आएगा। तो देखो बोरोन में क्या होता है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, Tl। तो ये क्या हो गया, थैलियम के अंदर 6th पीरियड में आता है, हाँ ये 6th में आएगा, ठीक है, ये भी 6th में होगा भाई, पीबी भी 6th में होता है, 7th में नहीं होता, मुझे लगा ये 7th में था, ठीक है। तो ये सारे 6th में है Tl। तो Tl 6th पीरियड में आ रहा है, तो Tl की होनी चाहिए, बोरोन की वैलेंसी होती है 3 वैलेंसी, लेकिन इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है, ये 1 वैलेंसी दिखाता है, एक ही इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। सर, समझ में आ गया सबको? एल्यूमिनियम भी तो 2 वैलेंसी दिखाता है ना, 2 और 3। किसने कहा एल्यूमिनियम 2 और 3 दिखाता है, एल्यूमिनियम ऑलवेज 3 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कभी नहीं बदलती। मैंने बोला एल्कली मेटल हमेशा +1, एल्कलाइन अर्थ मेटल हमेशा +2 और एल्यूमिनियम +3। ये बताया था मैंने, आप लोग मतलब पढ़ते नहीं हो, ये कंफर्म हो गया मुझे, है ना। अगर नहीं पढ़ सर, नहीं ऐसा रहे नहीं हो है। और ऐसे क्वेश्चंस पूछोगे, मैं फिर कोई आंसर नहीं दूंगा, सीधा पढ़ाऊंगा और सब कुछ ऊपर से जाएगा। फिर याद रखें कि सिर्फ पढ़िए, मेरे को आंसर्स चाहिए। अगर आप ये याद नहीं कर रहे हो, दैट्स द वेरी बैड थिंग। एल्यूमिनियम ऑलवेज +3 दिखाता है, मैंने 3 ही चीजें बोली थी। आप नोट किया कीजिए, नोटबुक और पेन रखो, वहां पर भी मैं लिखता हूँ, बट नोट्स भी नहीं चेक करते, मेरे को लग रहा है। नोट्स चेक करो, उसको याद करो, जो इंपॉर्टेंट चीजें उसको नोटबुक पे लिखो, तब जाके याद होगा। फिर उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर सोल्व करो, तब जाके याद होगा। समझ में आई बात? लेकिन आप लोग तो मेरे को लग रहा है कुछ कर ही नहीं रहे हो, दैट इज वाई आप ऐसे सिली टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हो ना। एल्यूमिनियम हमेशा +3 दिखाता है, बाकियों की वैलेंसी बदलती रहती है। एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कली मेटल और एल्यूमिनियम, इनकी वैलेंसी कभी नहीं बदलती, बाकियों की बदलती रहती है। ये मैंने बोला था स्पेशली, और ध्यान देके बोला था कि हमेशा याद रखना है। आगे देखो जरा, Pb2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन Pb4, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। Pb4 की जगह Pb2 दिखाता है। बिस्मथ 3 पॉजिटिव मोर स्टेबल देन 5 पॉजिटिव। बिस्मथ किस में आता है, बोरॉन के बाद कार्बन में बिस्मथ आता है क्या? नहीं, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन में आता है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, Sb एंटीमनी, Bi बिस्मथ। और इसके अंदर नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, नाइट्रोजन की वैलेंसी भी 3 पॉजिटिव होती है, ये 3 होती है नाइट्रोजन की वैलेंसी। और बिस्मथ की कितनी होती है, बिस्मथ जो है, अब देखो जरा, 3 पॉजिटिव मोर स्टेबल देन 5 पॉजिटिव। तो बिस्मथ जो है नाइट्रोजन 3 दिखाता है, लेकिन फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ ये सारे के सारे क्या दिखाते हैं। अब यहाँ ना एक गड़बड़, थोड़ी सी गड़बड़ है। बिस्मथ 3 पॉजिटिव मोर स्टेबल दिखा रहा है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 नेगेटिव होती है, 3 नेगेटिव। समझ में आया ये चीज किसी को? 3 नेगेटिव, इससे 2 कम दिखाएगा वो, 3 नेगेटिव से 2 कम दिखाएगा, -2 करेंगे तो ये 5 नेगेटिव बनेगी। समझ में आई ये बात? तो इसलिए बिस्मथ जो है वो 5 दिखाता है, यानी 3 से, अब यहां लगेगा आपको कि 3 से बढ़ गई, ये 3 नेगेटिव है और यहाँ पर वो 5 नेगेटिव दिखाना ज्यादा पसंद करता है। उसने वो पॉजिटिव लिखा, वो नेगेटिव एक्चुअल में, ठीक है। ये नेगेटिव साइन है बेटा, नेगेटिव, नेगेटिव। क्लियर है सबको? यस सर। यानी ये एक हिसाब से क्या हो रही है, घट रही है, 3 नेगेटिव से 5 नेगेटिव होगी, घट रही है, बढ़ नहीं रही, माइनस में जा रही है। सर ठीक बिस्मथ है ना? 5 नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होता है, हाँ, बिस्मथ 3 नेगेटिव से। 3 सर उसमें मोर उल्टा लिखा है। यहाँ उल्टा लिखा होगा क्या, ये कुछ गड़बड़ है। 3 नेगेटिव बिस्मथ की होती है, यानी कि ये 3 इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो ये 5 नेगेटिव हो जाएगी क्या। रुको, इसको निकाल, सॉल्व करके देखते हैं। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको थोड़ा कवरली सॉल्व करते हैं। ये होता है लोन पेयर, ठीक है। तो एक्चुअल में तो क्या होना चाहिए कि लोन पेयर तो नाइट्रोजन डोनेट करता ही नहीं, ये तो हमेशा ऑलवेज 3 नेगेटिव दिखाता है, ठीक है। ये 3 इलेक्ट्रॉन इजीली क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है 3 इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है नीचे की तरफ, फॉस्फोरस जो है वो 5 भी दिखा सकता है, नो डाउट टू इट, वो 5 के 5 नेगेटिव दिखा सकता है। तो यानी 5 के 5 इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर सकता है, अपना लोन पेयर भी डोनेट कर सकता है। ये हम अगले लेसन में डिस्कस करेंगे कैसे कर सकता है। और नीचे जाएंगे, 5 नेगेटिव, 5 नेगेटिव, 5 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, यानी कि 3 नेगेटिव से 5 नेगेटिव। होना तो यही चाहिए कि 3 इज मोर स्टेबल, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट नहीं करेगा, उसका लोन पेयर, ठीक है। ये अब क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा उल्टा सिस्टम बना रहा है इसका, बता देता हूँ अब आपको वो क्या बनेगा, ठीक है। ये यहाँ पर इसको मेंशन कर ही नहीं रहा, नाइट्रोजन 3 नेगेटिव दिखाता है, इसको तो मान ही नहीं रहा। ये सीधा कह रहा है कि फॉस्फोरस 5 दिखा सकता है वैलेंसी, आर्सेनिक भी 5 दिखा सकता है, एंटीमनी भी 5 वैलेंसी दिखा सकता है।
लेकिन नीचे जाते टाइम वो 2 वैलेंसी कम दिखाएगा, यानी कि ये वैलेंसी 3 दिखाता है। ये याद रख लेना, नाइट्रोजन की वैलेंसी यहाँ पर मेंशन नहीं है, इससे कंपेयर नहीं कर रहा वो, ये चीज ध्यान रख लेना। कंपेयर सिर्फ फॉस्फोरस, आर्सेनिक और बिस्मथ से कर रहा है, और पॉजिटिव नेगेटिव का वैसे कोई मतलब बनता ही नहीं है, फिर सिर्फ सीधा सीधा 3 कर रहा है वो, 3 और 5 के बीच में। समझ में आया बेटा ये सबको? यस सर, आ गया। तो सर क्योंकि सर नेगेटिव फिर पॉजिटिव बिस्मथ जो है वो 3 दिखाएगा, 5 दिखाएगा, 10 दिखाएगा, 9 दिखाएगा। 3 ज्यादा स्टेबल होगी उसकी, 3 ज्यादा स्टेबल होगी, या नेगेटिव पॉजिटिव में लगा ही नहीं रहा, इसको बात ही खत्म करो। 5 की बजाय 3 उसकी ज्यादा स्टेबल होगी, नीचे से ऊपर जाएंगे, और वो सिर्फ इनके बारे में बात कर रहा है। अब ये 5 कैसे दिखाते हैं, इनमें डी ऑर्बिटल होता है, टी में, और फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ में डी ऑर्बिटल होता है, दैट इज व्हाई ये 5 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो 4th लेसन में आपको ज्यादा बेटरली समझ में आएगा कि डी ऑर्बिटल से कैसे उसको इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए जरा, ऑन मूविंग डाउन टू द ग्रुप लोअर ऑक्सीजन स्टेट आर स्टेबल एज कंपेयर टू हायर ऑक्सीजन स्टेट। हायर की बजाय लोअर स्टेबल होती है, ऑब्वियस है। 13, 14 और 15 इनके अंदर ये ऑब्जर्व होता है, 13, 14 और 15 ग्रुप, ठीक है। इन्हीं ग्रुप्स के अंदर, यानी बोरोन वाला, नाइट्रोजन वाला और कार्बन वाला, यही है 13, 14, 15 ग्रुप। बोरोन ग्रुप 13 वाला है, बोरोन के बाद कार्बन 14 है और नाइट्रोजन 15 है, और ये ऊपर से नीचे जाते टाइम 2 ग्रुप वैलेंसी कम दिखाते हैं, इसी को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। सिर्फ इन 3 ग्रुप्स में होता है, बाकी किसी में नहीं होता, याद रख लेना। ये समझ में आ गया? यस सर। सर मतलब इन 3 ग्रुप के छठे पीरियड के एलिमेंट्स में होता है। हाँ, छठे पीरियड में लास्ट वाला एलिमेंट जो है वो ऐसा करता है, 3 ग्रुप्स और लास्ट एलिमेंट, दैट्स इट, नथिंग नोट में जाके पीरियोडिक टेबल के 3 एलिमेंट। क्या बेटा? मतलब पीरियोडिक टेबल का 3 एलिमेंट बची 3 एलिमेंट। सर वो कह रहा है सर कुल मिला के पीरियोडिक टेबल के कुल 3 एलिमेंट्स की एक्सेप्शन है। हाँ, तो 2 कम दिखाते हैं जो हाँ नीचे कम दिखाते हैं, और उसी को बोलते हैं क्या, इनर्ट पेयर इफेक्ट। लेकिन ये 3 अकेले 3 नहीं है, एक्चुअल में क्या है, कभी कभी वो टिन को भी लेगा कि टिन 2 ग्रुप वैलेंसीज दिखाता है, वो 2 भी दिखाता है और 4 भी दिखाता है। समझ में आया? टिन दोनों दिखाता है, पीबी जो है वो भी 2 भी दिखाता है और 4 भी दिखाता है, लेकिन इसकी 2 वाली ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ 2 और 4 क्यों दिखा रहे हैं, इसके लिए भी आपको याद रखना पड़ेगा कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से 2 दिखाते हैं, और लेड की 2 वाली ज्यादा स्टेबल है 4 वाली की वजह, बाकी सबकी 4 स्टेबल है, 2 कम स्टेबल है, लेकिन लेड की उल्टा है, और उसका रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। आगे देखो, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन है भाई, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, सीधा सीधा आंसर डाल रखा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, गैलियम 3 पॉजिटिव, इंडियम 3 पॉजिटिव, टेल्यूरियम 3 पॉजिटिव, ठीक है। बी, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, गैलियम 1 पॉजिटिव, इंडियम 1 पॉजिटिव, टेल्यूरियम 1 पॉजिटिव। तो देखो इनका ऑर्डर इन्होंने दिखा रखा है कि गैलियम 1 पॉजिटिव जो वो लेस स्टेबल है, टेल्यूरियम 1 पॉजिटिव सबसे ज्यादा स्टेबल है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, है ना। तो यहाँ गैलियम 3 पॉजिटिव सबसे ज्यादा स्टेबल है, लेकिन टेल्यूरियम 3 पॉजिटिव ये भी 3 पॉजिटिव दिखाता है, लेकिन 1 पॉजिटिव इसका ज्यादा स्टेबल है। अपनी ग्रुप वैलेंसी से 2 वैलेंसी यहाँ कम हो गई इसकी, ठीक है, क्योंकि ये वाली ज्यादा स्टेबल है और 2 वैलेंसी कम ज्यादा स्टेबल है, और ग्रुप वैलेंसी कम स्टेबल है, सबसे ज्यादा ग्रुप वैलेंसी इसकी स्टेबल होगी। ये यहाँ से अब आपको पता लगेगा कि याद तो सारा ही करना पड़ेगा। यस बेटा, क्लियर है सभी को? यस सर, क्लियर। वाला ज्यादा स्टेबल है ना? क्या? वैसे इन दोनों में नीचे वाला ज्यादा स्टेबल है ना, ऑप्शन बी। हाँ, अरे नहीं, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है 3 पॉजिटिव वाला। 3 पॉजिटिव में गैलियम ज्यादा स्टेबल है, टेल्यूरियम कम स्टेबल है 3 पॉजिटिव में, और गैलियम कम स्टेबल है 1 पॉजिटिव में, और टेल्यूरियम सबसे ज्यादा स्टेबल है। दोनों ऑर्डर सही है, ये ओके सर, दोनों अलग अलग ऑर्डर हैं, ठीक है। दैट्स इट। तो अभी हमारा लेक्चर हो गया अभी खत्म। अब हम क्या करते हैं कि हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स, इसी लेसन के एनसीईआरटी सर करेंगे। हाँ, इसी के करेंगे अभी, क्योंकि ये लेसन आने वाला है तो इसके क्वेश्चन आंसर यहाँ पर करेंगे, प्लस एक और लेसन आएगा आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके क्वेश्चन आंसर हम कल सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो दोनों क्वेश्चन आंसर आपको आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए भाई, स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो बाद में करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्रॉब्लम कौन से हैं, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम ही चल रहा है, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन आ गया भाई, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ अब इसके देखते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के अंदर व्हाट इज द बेसिक थीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को क्यों ऑर्गेनाइज किया गया, ताकि हमें ये पता लग जाए कौन सा एटम कितनी वैलेंसी दिखाता है, कौन सा एटम रिएक्शन करेगा नहीं करेगा। प्रॉपर स्टडी इसलिए करने किया के गया लिए था ताकि
सिस्टमैटिक हाँ बोलो। सर एलिमेंट्स की सिस्टमैटिक स्टडी करने के लिए और उनके क्या क्या फॉर्मेशन होती है, कंपाउंड वगैरह, वो सब समझने के लिए। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स जो है एंड देयर इन्यूमरेबल कंपाउंड्स, उनको अच्छा सिस्टमाइज करने के लिए, है ना, बस सिस्टमाइज करते हैं क्या, स्टडी ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिड मेंडलीव यूज द क्लासिफाई द एलिमेंट इन द, क्या उसने यूज किया था मेंडलीव ने, एटॉमिक मासेस को यूज किया, लेकिन साथ में उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को भी यूज किया था। मेंडलीव यूज एटॉमिक मास ही यूज किया था सभी ने वैसे। एज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल ही अरेंज 63 एलिमेंट, उसने 63 एलिमेंट अरेंज किए थे, याद रख लेना, एट द टाइम ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिक बिहेवियर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैं बस ऊपर से बताऊंगा, बाकी आपको पढ़ने हैं सारे के सारे, विद सिमिलर नेचर ये वो। हाँ, उसने एक गैलियम और जर्मेनियम, इन दोनों को, गैलियम और जर्मेनियम को उसने सर्च किया था। कैसे सर्च किया था, मतलब इनको नाम दिया था जो उस टाइम पे मिले नहीं। क्लियर है, एक्का एल्यूमिनियम और एक्का गैलियम उसने नाम दिया था, याद होगा इन्हीं को। वर नॉट नोन एट दैट टाइम, ही लेफ्ट द वैकेंट, नहीं इसके लिए उसने क्या किया था, ये उस टाइम पे मिले नहीं थे, उसने इनके लिए वैकेंट स्पेस छोड़ा था और उनका नाम भी दिया था, नेम्ड एज एक्का एल्यूमिनियम एंड एक्का सिलिकॉन। ये क्वेश्चन आता होता है, याद रख लेना, इसलिए इसको मार्क लगा रहा हूं। आगे देखते हैं, फिर उसने एटॉमिक मास जो फिट नहीं हो रहे थे, एटॉमिक मास उसके लिए भी बोला कि जो एटॉमिक मासेस फिट नहीं हो रहे हैं उनके लिए भी उसने जगह छोड़ दी पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आगे देखिए, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस अप्रोच बिटवीन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक, क्या बेसिक डिफरेंस है भाई उनके अंदर, दोनों के बीच में। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो था उसका प्रिंसिपल था एटॉमिक वेट, और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अंदर प्रिंसिपल क्या है, एटॉमिक नंबर। ये बेसिक डिफरेंस है। Fourth, on the basis of the quantum number, justified that sixth period on periodic table should have 32 elements. छठे पीरियड में 32 एलिमेंट हैं, कैसे बता सकते हो भाई, आउट प्रिंसिपल में n की वैल्यू 6 है, तो प्रिंसिपल अकाउंट नंबर के हिसाब से 2n स्क्वायर एलिमेंट्स आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आते हैं किसी ग्रुप के अंदर, 2 इंटू n स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, छठा पीरियड है ना, 6 36, 36 दूना 72, यहाँ पर 72 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे छठी शेल में कंप्लीट। कोई इसको जस्टिफाई कर सकता है 72 कैसे आते हैं और 32 कैसे आ रहे हैं, बता सकता है कोई, एनीवन एल्स? सबने पीछे वाला लेसन पढ़ा ही नहीं है मेरे को लग रहा है। 6 एन की वैल्यू है, एन इक्वल 6 है, यानी शेल नंबर 6 है, तो सब शेल भी 6 होने वाली है इसमें। कौन कौन सी सब शेल होंगी, एस पी डी एफ जी और एच, समझ में आया? 6 सब शेल होंगी, 6 की 6 सब शेल्स को भरोगे, टोटल काउंट करोगे, टोटल इलेक्ट्रॉन छठी सब शेल तक, टोटल इलेक्ट्रॉन जो होंगे, अगर पूरी भरी हुई है छठी सब शेल, टोटल इलेक्ट्रॉन 72 ही निकलेंगे। समझ में आ गया? तो फिर 32 क्यों आते हैं भाई, 32 कैसे आते हैं और क्यों आते हैं? क्योंकि हमें पता है ये जी और एच तो भरी नहीं जाती, भरी क्या जाती है, तो जरा 6 शेल के अंदर 32 एलिमेंट्स, वो कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर जस्टिफाइड 6th पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल के अंदर 32 एलिमेंट है। छठे पीरियड में 32 एलिमेंट क्यों है, तो 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं इसलिए 32 एलिमेंट है छठे पीरियड के अंदर। देखो 6s2 sfdp, 4th f आएगा, 4f14 और d आएगा 5वां 5d10, उसके बाद p आएगा, p कौन सा आएगा, वो छठा ही आएगा। कितने हो गए टोटल, 14 10 24 25 26, 26 और 2 14 10 24, अरे 2 नहीं आएंगे लास्ट में, ये कितने आएंगे 6, ठीक है। 10 और 14 कितने हो गए, 24 और 6 30 और 2 32, यस टोटल 32 बन रहा है कि नहीं? कैसे बन रहा है? ये है 32 इलेक्ट्रॉन्स का रीजन, तो 32 एलिमेंट आएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन्स, तो हर एक एटम में एक एलिमेंट, एक इलेक्ट्रॉन भरते जाओगे तो टोटल 32 एलिमेंट आएंगे ना, 32 एलिमेंट, तो ये 32 एलिमेंट ऐसे आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखिए, अगर वो आ गई, और मैंने बोला था वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और सेल सब शेल वो सब बताए थे, तो वो उसी की वजह से बताए थे। तो 16 ऑर्बिटल्स बनते हैं, 2 7 5 3 रिस्पेक्टिवली। कौन से बन रहे हैं 2 7 5 3?
7 ऑर्बिटल F के बन रहे हैं, 2 ऑर्बिटल किसके बन रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है सिर्फ, ये ऑर्बिटल तो यहाँ एक ही बनेगा आई थिंक। 16 कैसे बन रहे हैं अभी, 7 5 12 13 14 15 और एक 16, ये एक आएगा, यहाँ 1 आएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। आगे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर बच्चों को आता ही नहीं होता और मेरे को लग रहा है कि आप लोगों ने इसको ढंग से करा ही नहीं है, तो ये आपको आने वाला तो है नहीं, अभी भी नहीं आएगा ये। मेरे को पता है कि 32 इलेक्ट्रॉन कैसे आए, ये छठी में शेल में भरोगे 32 इलेक्ट्रॉन 32 एलिमेंट आ जाएंगे, और एक्चुअल में उसमें टोटल 72 आने चाहिए। तो 72 आने चाहिए, उस हिसाब से हमें पता है ये G और H भी भरनी चाहिए, लेकिन G और H इसमें भरी नहीं जाती। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी कम होती है। आउ बाउ रूल के हिसाब से, N+L रूल था ये, N+L के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया था और उसमें यहाँ तक ही भरे गए। अब पता है हमें कि G और H तो इसके अंदर आए नहीं, G और H क्या आएंगे, वो तो 7वीं 8वीं पता नहीं कौन सी शेल में आएंगे, 7वीं में भी नहीं है, 8वीं में आएगा G, 8वीं शेल में भरा जाएगा, 9वीं में भरा जाएगा H, तो 8वीं या 9वीं शेल में, और ये तो शेल नंबर 6 है, तो छठे में तो सिर्फ कितने 6 सब शेल होती हैं, बस भरी 4 ही जाती है। ये है प्रॉब्लम, समझ में आ गया? इस वजह से इसमें 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 32 एलिमेंट आएंगे, 72 नहीं आएंगे, वरना आने चाहिए 72। 2n², ये 2n² का रूल है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए किसी पर्टिकुलर सेल में, बट ये लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस सेल में एनर्जी लेवल, एक आउ बाउ रूल है, N+L रूल, ये N+L रूल को अप्लाई करते हैं, 2n² वाला रूल फेल हो जाता है। क्लियर है? ये ध्यान रखना भी, इस क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन टर्म ऑफ पीरियोडिक पीरियड एंड ग्रुप, वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट Z114? 114 एटॉमिक नंबर को कहां लोकेट करोगे भाई? 118 टोटल होते हैं, पता है ना? 118वां एलिमेंट किसमें? हीलियम में आता है। फ्लोरीन वाले में 117वां आएगा। फिर फ्लोरीन से पहले कौन सा? ऑक्सीजन है, 116वां आएगा। ऑक्सीजन से पहले नाइट्रोजन 115वां, और नाइट्रोजन से पहले क्या आता है? कार्बन, ये कार्बन वाले ग्रुप में आएगा, बात खत्म। ऐसे ही कैलकुलेट कर लो सीधा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। थोड़ा सा भी गैस हो पीरियोडिक टेबल का और पीरियोडिक टेबल याद है तो अपने आप आ जाएगा वो कौन सा ग्रुप आएगा, बात ही खत्म। कुछ एक एलिमेंट के आपको नाम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, अगर वो याद है फिर अपने आप आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। ये सारे थ्योरेटिकल है, मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, इसीलिए लेसन ही पूरा थ्योरेटिकल है, हम सारी चीजें कर चुके हैं, पता है। राइट द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड एंड 17th ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तीसरे पीरियड में और 17th ग्रुप के अंदर आता है वो। तीसरा पीरियड यानी कि कौन सा है तीसरा पीरियड? पहला हाइड्रोजन और हीलियम है, दूसरा लिथियम वाला है, तीसरा सोडियम वाला पीरियड है, और 17वें ग्रुप में आ रहा है। 17वां ग्रुप कौन सा है पता है? 18वां ग्रुप तो इनर्ट गैस है ना, तो 17वां ग्रुप कौन सा होएगा? इनर्ट गैस से पहले वाला, फ्लोरीन वाला, तो यानी कि ये क्लोरीन होना चाहिए। क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन होगा। टोटल इलेक्ट्रॉन 17 आएंगे इसमें, 17वां ग्रुप के अंदर 17 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि थर्ड पीरियड देखो हाइड्रोजन वाला पहला पीरियड है, दूसरा पीरियड है लिथियम वाला, तीसरा पीरियड है सोडियम वाला। सोडियम वाले पीरियड में ही आगे बढ़ोगे तो हमारे पास क्या आता है? लिथियम वाले पीरियड के अंदर तो यहाँ पर फ्लोरीन आता है, ठीक है। फिर इसके नीचे आता है क्लोरीन, तो थर्ड पीरियड में सोडियम वाली लाइन में तो क्लोरीन आएगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, फ्लोरीन का 9 होता है, बात ही खत्म। ऐसे करके अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाता है ये आंसर। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर, क्लियर है। अब आगे बढ़िए, ये तो निकालने बहुत सिंपल है। 7th क्वेश्चन, डू यू थिंक नेम एड? हाँ बोलो सर। इस टाइप का थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चंस है, इनमें स्पेसिफिकेशन देनी है, वो हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में लिख दे, कुछ ना पर्टिकुलर हमें किसी वे में लिखना होगा इसे? कोई वे का चक्कर नहीं, आपको आंसर आना चाहिए, बस बात खत्म। नॉर्मल लिख देना अपने नॉर्मल वे में। बिल्कुल, आप अपने हिसाब से बना के लिख सकते हो, लेकिन नॉर्मल लिखने का मतलब ये नहीं कि इंग्लिश में लेटर लिखना हो और हिंदी में लिख दिया, नहीं ऐसा नहीं। हाँ, भी थोड़ी लैंग्वेज आपकी सही होनी चाहिए, मतलब Yes. अच्छे से लैंग्वेज लिखो। कहीं आप अपने हिसाब से, मेरा एक स्टूडेंट था, वो पता है क्या लिखता है? पीवी इक्वल एनआरटी को डिराइव करना था, कहता प्रेशर जैसे कुकर में प्रेशर बनता है, इंग्लिश में लिख रहा है एज वी नो अबाउट द कुकर, कुकर अटेन द प्रेशर, सो दिस इज कॉल्ड प्रेशर। ये तो लैंग्वेज है उसकी। अब क्या प्रेशर को समझाने के लिए कुकर लिखेगा? बीएससी फाइनल ईयर का स्टूडेंट था वो, मैंने उसको फड़काया, फिर लगा के मैंने कहा बेटा तुझे पता था कि पेपर मैं ही चेक करने वाला हूँ और तू ऐसी हरकतें कर रहा है, इसकी बजाय ठीक नहीं है कि तू ना करे, है ना। जब क्वेश्चन नहीं आता तो मत पंगे ले। कहता सर मैंने सोचा आप नंबर दे दोगे, मैंने कहा ऐसे नंबर दूंगा? ठीक है, यूनिवर्सिटी लेवल पर नंबर मिल जाएंगे तुझे,
यूनिवर्सिटी शायद कोई भला टीचर पास कर देगा, बट मैं कहा क्लास में थोड़ा तेरे को मैं पास कर दूंगा तो तेरे तो हौसले बढ़ जाएंगे। कुकर के एग्जांपल देगा तू, भर भर के कुकर, है ना, बिरयानी बनाएगा वहां पे बैठ के, है ना। खाने को मिल जाएगा टीचर को, अच्छी बात है। टीचर खुश। केमिस्ट्री पेपर में, अरे वो कागजों में बिरयानी बनेगी, खाई थोड़ा जाएगी वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच एलिमेंट डू यू थिंक वुड हैव नेम्ड एज लॉरेंस बर्केली लेबोरेटरी सीबोर्ग ग्रुप? याद है मैंने बोला था लवरेशियम सीबोर्गियम, ये आपको नाम करवाए थे, याद है क्या? लवरेशियम, बर्केलियम, सीबोर्गियम, एटॉमिक नंबर 103, 97, और ये तो बताओ भाई जरा, अब मैं जानना चाहता हूँ कि लवरेशियम, बर्केलियम, सीबोर्गियम, रदरफोर्डियम, ऐसे कुछ नाम आए थे, कहाँ कहाँ आए थे, कोई बता सकता है? क्या एफ ब्लॉक में लवरेशियम आता है, मिला सबसे लास्ट 103 नंबर, ठीक है, एफ ब्लॉक में आता है। एफ ब्लॉक का नीचे वाली लाइन, ऊपर वाली नहीं, एक्टेनोइड में सबसे लास्ट वाला है लवरेशियम। बर्केलियम कौन से में आता है? सर सॉरी, बर्केलियम, बर्केलियम कौन से उसमें आता है? एफ ब्लॉक में। एफ ब्लॉक की सर पहली एफ ब्लॉक लाइन, नहीं आता है सर। एक बच्चा बोल रहा डी ब्लॉक में आता है। सर वो एफ ब्लॉक में आता है सर। सर एफ ब्लॉक में वो लेक्टेनाइड। चलो मेरी बात सुनो, लेंथेनॉइड एक्टिनोइड को छोड़ो। लेंथेनॉइड जो मेटल्स हैं वो कहाँ से शुरू होती हैं? एटॉमिक नंबर कहाँ से शुरू होता है? 57 तो लेंथेनम का है, इसके बाद में वो 58 से शुरू होती हैं। लेंथेनॉइड सीरीज 58 से शुरू होती है। 58 से कहाँ तक चलती है बताओ जरा? 71 तक चलती है लेंथेनम। और एक्टेनॉइड ये 89 इसका है ना, तो 90 से शुरू होती है। 90 से कहाँ तक? नहीं करते हैं, 89 57 नंबर के एलिमेंट है इसमें। अरे ये दोनों इंक्लूड होते हैं एफ ब्लॉक में, क्योंकि प्रॉपर्टी एफ ब्लॉक की दिखाते हैं, बट ये आते हैं डी ब्लॉक में, रखे जाते हैं डी में ये दोनों। ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, देखो जरा पीरियोडिक टेबल पे हैश लगा हुआ है इन पे, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं। ये होने चाहिए थे एफ में पर आ गए डी में एक्सेप्शन की वजह से, तो डी में पढ़े जाते हैं, लेकिन लिखे जाते हैं डी में। लेकिन जैसे ये प्रॉपर्टी किसी से केमिकल रिएक्शन करते हैं तो इनका वो इलेक्ट्रॉन जो डी में गया हुआ था वो वापस एफ में आ जाता है। तो सारी प्रॉपर्टी दिखाते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी दिखाते हैं एफ की, तो इसलिए इनको पढ़ा जाता है एफ के साथ लेकिन लिखा जाता है डी के साथ। समझ में आया? ओके सर। तो नहीं सीरीज में नहीं कहेंगे लेंथेनॉइड्स वगैरह के, सीरीज में काउंट नहीं करेंगे? सीरीज में काउंट करते हैं ना, क्यों नहीं करते? हम बोलते हैं ना इनके नाम से जो लेंथेनॉइड सीरीज का नाम है, कमाल कर रहे हो, इन्हीं के नाम से लेंथेनॉइड सीरीज का नाम है। ओके यस, क्लियर है? तो 90 से शुरू होता है और खत्म कहाँ होता है? 103 पर। 14 जोड़ दो, 90 और 14, 90 में 14 नहीं, 90 को इंक्लूड करना है। 89 में 14 जोड़ोगे 103 बनेगा। तो अब जरा ध्यान से देख लो, 103 लास्ट एलिमेंट है एक्टेनॉइड सीरीज का, मैंने बोला था, ठीक है। उसके बाद 97 इन्हीं के बीच में आएगा। कहाँ आएगा? वो भी एक्टिनोइड में आएगा। अब जरा ये देखना, सीबोर्गियम 106, क्या ये यहाँ आएगा? नहीं आने वाला, ये तो यहाँ नहीं आ रहा। 103 पे एंड हो जाती है, एक्टिनोइड सीरीज और लेंथेनोइड दोनों ही खत्म। तो 106 कहाँ आएगा? अब बताएगा कोई मेरे को 106 कहाँ आता है? ये दो पहला और लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। जब याद होगा तो आपको पता लग जाए 58 से लेकर 71 तक तो लेंथेनम है, 90 से 103 तक एक्टेनोइड है। उनके बीच का कोई नंबर होगा तो तुम लोग आसानी से बता सकते हो बेटा। यस, समझ में आया? ऐसे करके डी ब्लॉक के भी पहले और लास्ट वाले जो भी मैंने सीरीज याद करे उसका पहला और लास्ट वाला एटॉमिक नंबर याद रखना, बहुत आसानी से याद रहेगा। स्कैंडियम का पहला 21 होता है और उसी लाइन में जिंक होता है 30। उसके बाद में नीचे आता है येट्रीबियम का 39 होता है और कैडमियम का होता है 48। ये दूसरी लाइन है डी ब्लॉक की। तीसरी लाइन डी ब्लॉक की कौन सी होती है? वो लैंथेनम से शुरू होता है, 57 से शुरू होता है और 57 के बाद कहाँ जाता है? 57 से 71 तो डी ब्लॉक खत्म होते हैं, फिर 72 उसके बाद में Hg आता है, मरकरी 80 पर। तो 57 से लैंथेनम शुरू होता है और 80 पर कौन खत्म होता है? मरकरी खत्म होता है। और फिर डी ब्लॉक कहाँ रह गया? 57 से 71 तक, तो एफ बीच में भरा गया तो 72 होता है होफनियम का। ला हफ ता वरना रे ओसामा, तो ला LA 57 याद करना पड़ेगा। हफ हफ्ता, ओसामा बिन हफ का होफनियम 72 होता है उसका। 57 72 डायरेक्ट 72 पर जंप कर जाता है पीरियोडिक टेबल में, वो याद है?
सर याद नहीं सर। वो चीज आपको याद होनी चाहिए कि उसका एटॉमिक कितना होगा। जब वो चीजें याद होंगी ना अंदर वाली, और फिर उनके सिंबल याद होंगे, तब 2 मिनट में पीरियोडिक टेबल लिख सकते हो। जस्ट 2 मिनट, सिर्फ सिंबल ही तो लिखने, एटॉमिक नंबर आपको याद है। बीच वाले तो गिनती है 90 से 103, बीच में मेरे से कोई पूछोगे तो मैं काउंट करके बता दूंगा, 91 92 93 94 95 96 97 98। सिंपल। क्या 10 तक की काउंटिंग नहीं आती? मुझे बहुत अच्छे से आती है, सबको आती है। तो मैं सबको याद नहीं रखता, सिर्फ ये याद रखता हूँ। दैट इज द ट्रिक। समझ में आया? तो 106 कौन सी लाइन में आएगा फिर बताओ? ये 89 से 103 तक तो भरे गए यहाँ पर, फिर 104 कौन सा भरा जाएगा? 104 RF, रदरफोर्डियम का एटॉमिक नंबर है 104। ऐसा रफ ला, ये क्या है? ऐसा रफ, याद है? यही था ना, ऐसा रफ डबिंग सॉन्ग, भाई हंस मत, दूसरा राग सन का। ऐसा रफ डबिंग DB सॉन्ग SG सीबोर्गियम आ गया, खत्म। समझ में आ गया? तो 103 किसका है? ये तो F में ही खत्म हो गया। 104 105 106, ये लो आ गया 106 सीबोर्गियम। ऐसा रफ डबिंग सॉन्ग, BH भाई, HS हंस, MT मत, DS दूसरा, RG राग, CN सनका, और ये 112 एटॉमिक नंबर। एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, डोबर्नियम, सीबोरियम, बोहरियम, हैसनियम, मैथरेनियम, धर्मेशियम, रुंटगेनियम, CN कोपरनीशियम। समझ में आया सभी को? यस सर सर। सर अब आप पूछो सर, अब रिवाइज हो गया है। हाँ बस ये रह गया। मतलब मैंने बोला था ना कि हर रोज उसको एक बार जरूर रिवाइज करना। मेरे याद होने से अगर आपको आ जाए तो फिर आपको सारी केमिस्ट्री आती है, समझ लो, +1 2 की तो कोई दिक्कत नहीं आपको। तो मुझे याद है इससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपको याद है इससे ज्यादा फर्क पड़ेगा। और यहाँ प्रॉब्लम हो रही है उल्टे वाली। टीचर की लर्निंग पावर कम होती है, पता है क्यों? उसको कौन सा पेपर देना है? वो भूल गया तो भूल गया, वो तो बुक में से देख के कर लेगा, मैं तो यहाँ से देख के दोबारा बता दूं, मुझे तो समझाना है। स्टूडेंट की लर्निंग पावर ज्यादा होती है यार, रिवर्स है। टीचर की ज्यादा है आपसे, स्टूडेंट की कम है। इसका मतलब आप बेसिक भी नहीं कर रहे, क्योंकि टीचर की ज्यादा नहीं होती है, इतनी ज्यादा तो नहीं होती है टीचर की कि उसको सब कुछ एकदम से याद आ जाएगा। उसको और वो रिवीजन भी नहीं करता आप लोगों की तरह। तो आप लोग इसका मतलब बेसिक्स भी नहीं कर रहे हो, यहां से मेरे को समझ में आ रहा है, और ये बहुत बुरी बात है। कैसे करोगे इस लेसन को? सबसे आसान लेसन है, सिर्फ पीरियोडिक टेबल आनी चाहिए और एक्सेप्शन आने चाहिए, बस 2 ही चीजें। और इस लेसन में भी अगर आप लोगों को पीरियोडिक टेबल और एटॉमिक नंबर याद नहीं आ रहे हैं, वो भी सीरीज में लिखवाए थे, सारी पीरियोडिक टेबल की ट्रिक लिखवा चुका हूँ, उसको बैठ के अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, लिख कर हर रोज देखने हैं एलिमेंट। मैंने बोला पहले दिन S और P याद करो, दूसरे दिन D याद करो, तीसरे दिन F ब्लॉक याद करो, और फिर हर रोज 15 दिन तक हर रोज उनको रिवाइज करना है, नाम पढ़ पढ़ के देखने, वरना नाम ही पढ़ने नहीं आएंगे। क्या करोगे? समझ में आ रही है बात सबको? यस सर। तो क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं हो रहे पूरा लेसन करवाने के बाद में, है ना, और वो आसान सी घटिया सी चीज है। पीरियोडिक टेबल सामने हो ना, तो मेरे को लग रहा है तब भी तुमसे मिलेंगे नहीं तुम्हें। सीबोर्गियम कहाँ है? ढूंढते रह जाओगे, सीबोर्गियम ऐसा करोगे फिर तो बेड़ा पार है। उन्हें खुद बता दिया 106 एटॉमिक नंबर, अभी भी कसर रहेगी। आसान है बहुत, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अब जरा। ये बर्केलियम होना चाहिए बीच में ना, लवरेशियम, बर्केलियम, सीबोर्गियम। आगे देखो, व्हाई डू द एलिमेंट इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी? सेम ग्रुप में सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों होती है? लगभग सेम क्यों? क्योंकि लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, और प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन के लास्ट शेल के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उन पे डिपेंड करती है। इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है। सेम ग्रुप एलिमेंट हैव द सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिमिलर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सेम दिखाएगा। यस, क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर है। यस सर। आगे देखो, व्हाट डज एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस मीन टू यू? एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस की डेफिनेशन बतानी है। एटॉमिक रेडियस एटम की रेडियस होती है, आयनिक रेडियस मतलब आयंस, 2 आयंस हैं, एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन, वो आयंस की रेडियस है। अब याद रखना, एटॉमिक रेडियस अंदाजा होता है, एटम की रेडियस निकाली नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन मॉलिक्यूल की रेडियस निकाल सकते हैं, और वो आयनिक फॉर्म में है, कोवेलेंट फॉर्म में है, तो उस हिसाब से उसकी आयनिक या कोवेलेंट रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है? एक वंडरवाल रेडियस भी होती है, वंडरवाल रेडियस भी निकाल सकते हैं। वंडरवाल रेडियस हम अगले चैप्टर में करने वाले हैं, वो होती क्या। ठीक है?
आगे बढ़ते हैं तो आयनिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, मेटालिक में मेटल मेटालिक बॉन्ड होता है, आयनिक में आयनिक बॉन्ड होता है, और कोवेलेंट में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और आयनिक ये सारा आप रीड कर सकते हैं आसानी से, पढ़ लेना इसको, जस्ट रीडिंग है। और रीडिंग के लिए पता है जनरली स्कूलों में टीचर्स, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, बहुत अच्छे से बताता हूँ, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में बचपन से पढ़ते हैं, ठीक है, मैंने हिंदी मीडियम से पास किया, क्लियर कट कर देता हूँ, अगर आप लोग अपने आप को कम आंक रहे हो तो मैं तुम्हारे से भी कम था कभी, बिल्कुल कम। हिंदी मीडियम से पास आउट हूँ, सरकारी स्कूलों से पढ़ा हुआ हूँ और हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ, समझ गए। और उसके बाद में अचानक से +1 2 में इंग्लिश आई थी, छोटी सी डिक्शनरी, वो हैंड वाली डिक्शनरी होती है, पेज पलट पलट के हिंदी के वर्ड्स ढूंढ ढूंढ के पेंसिल से लिखा करता था, पेंसिल से। मेरे पास वो डिक्शनरी अब भी मिल जाएगी, मैंने कहीं रख रखी है, पेंसिल से लिख लिख के, एक वर्ड को ढूंढने में इतना टाइम लगता था, फिर उसको लिखो पेंसिल से, फिर उसको लाइन को दोबारा पढ़ो, और पढ़ने के बाद उसका मतलब समझो, और उसके बाद में पढ़ा हूं। ट्यूशन तो दूर की बात है, किताबें भी नहीं थी मेरे पास ढंग से, सोच लीजिए। तो मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको लग रहा है आपके पास तो बहुत अच्छी सुविधा है ना, नेट पे गूगल पे कभी भी देख लो किसी क्वेश्चन का आंसर, हमें तो मिलता ही नहीं था क्वेश्चन का आंसर, हमें तो पूरा लेसन पढ़ लिया, क्वेश्चन आंसर देखे ना, मेरे पास कोई ऐसी बुकलेट थी ना, हेल्प थी ना, सॉल्यूशंस थे किसी बुक के। अभी तो मेरे पास बहुत कुछ है, तो कहां से देखूं आंसर? अगर एक क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं आया, मेरे को पूरा लेसन दोबारा पढ़ना पड़ेगा, पूरा लेसन, सोचो। लेकिन जनरली क्या होता है, ये रीडिंग के लिए आपके क्वेश्चंस। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश कैसे उनकी अच्छी हो जाती है, हाउ दे कैन स्पीक इन इंग्लिश, वो कैसे बोल सकते हैं। मुझे भी बोलनी आती है थोड़ी बहुत अब, क्योंकि मैंने बहुत लिटरेचर पढ़ लिया है, बहुत सब कुछ इंग्लिश में ही पढ़ा है। 10वीं क्लास 2002 से लेकर और 2023 चल रहा है, 21 सालों से इंग्लिश में ही पढ़ रहा हूँ सब कुछ, इसलिए इंग्लिश बोलनी आ गई, समझ गए। थोड़ा सा ट्राई करो तो ठीक से बोल लेता हूँ, बट इतना फ्लुएंट नहीं हूँ कि मैं आपको कहूँ कि मैं बिल्कुल ही बहुत अच्छा अंग्रेजों की तरह बोलता हूँ, वैसा तो नहीं है। इंडियन एक्सेंट आता है जवान में, है ना, लेकिन है ठीक है, बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, सारी बोल लेते हैं कुछ कुछ। अब बच्चे जो इंग्लिश मीडियम है वो हमसे अच्छे होते हैं, क्यों होते हैं पता है? वो लोग रीडिंग करते हैं, उनके टीचर्स घर से बोलते हैं बेटा ये लेसन रीड करके आना, रीड करके मतलब बस इंग्लिश को स्पीक आउट करके रीड करके आना, पूरे लेसन को इंग्लिश में रीड करते हैं वो, थोड़ा बहुत मीनिंग उनको अपने आप समझ में आ जाता है क्योंकि वो काफी सालों से पढ़ रहे होते हैं, तो वो रीड करते हैं। मैंने आपको बोला इसको रीड कर लेना अच्छे से, सारे को समझने की कोशिश करना और याद करने की कोशिश करना, इसे रीड करना, इससे 2 एबिलिटी बढ़ेंगी, एक तो पढ़ने में मजा आएगा, पढ़ने की आदत लगेगी, दूसरा इंग्लिश जल्दी समझ में आएगी, तीसरा इंग्लिश बोलने पर भी आपको हेजिटेशन नहीं होगी, फिर जिस दिन बोलोगे अपने आप निकलेगी, आपको समझ ही नहीं आएगा अरे मेरे को इंग्लिश बोलनी आ गई, बस रीड करनी। समझ में आ गया? ये फायदे हैं। फिर भी कुछ ऐसी लाइन कोई ऐसी मिलती है जो समझ में नहीं आती तो मुझसे पूछना। आगे बढ़ते हैं भाई, हाउ डू यू एटॉमिक रेडियस वेरी इन द पीरियड, पीरियड में एटॉमिक रेडियस कैसे वेरी करती है भाई? लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस कम होती है, बात खत्म, ये हम कर चुके हैं, इसका एक्सेप्शन भी कर चुके हैं, वो एक्सेप्शन याद कर लेना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज? सेम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होते हैं। नेम द स्पीसीज दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद द अदर फॉलोइंग, तो इनमें कौन कौन सा है? फ्लोरीन में 9 होते हैं, नेगेटिव चार्ज है तो टोटल हो गए 10। आर्गन में कितने होते हैं? मैग्नीशियम में 12 होते हैं, लेकिन यहाँ ट्रू पॉजिटिव है तो 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। आर्गन में कितने होते हैं भाई? नियोन आर्गन 18, 10 के बाद 18 होते हैं, तो इसमें न्यूट्रल 18 इलेक्ट्रॉन है। और रिबीडियम में कितने होते हैं? रिबीडियम सीजियम 1 पॉजिटिव, इसमें तो बहुत ज्यादा होंगे, 55 है, 54 होते हैं। रिबीडियम में 55 होते हैं क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करी थी किसी ने? सर में 56 होंगे, सीजियम में होते हैं 55, है ना सर 56 होंगे सर इसमें, 36 सीजियम में होते हैं 55। सोच लो अब जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को ऐसे ही, अगर मैं इसको पीरियोडिक टेबल के हिसाब से लिखूं तो बहुत आसानी से लिखा जाएगा। देखो जरा कैसे मैं कैसे करता हूं, बताता हूं तरीका। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिबीडियम, सीजियम, इसके बाद यहाँ पर क्या था? बेरिलियम, बेरिलियम के बाद क्या है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, है ना, और यहाँ फ्रेंशियम है। अब देखो इसके बाद क्या है? मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम के बाद स्कैंडियम शुरू होता है, एटॉमिक नंबर Sc, एटॉमिक नंबर है 21, तो इसका मतलब कैल्शियम का 20 है। फिर इसके बाद में नीचे क्या आता है? यट्रियम, एटॉमिक नंबर 39। इसके बाद नीचे क्या आता है? लैंथेनम, एटॉमिक नंबर 57, याद है ये मुझे। एक्टिनियम, एटॉमिक नंबर 89, तो 88 हो गया इसका, ये एक कम है सीधे सीधे, 87 हो गया इसका।
इसका कितना बनेगा 56, इसका कितना बनेगा 55, इसका कितना बनेगा 38, इसका कितना बनेगा, रुबिडियम का बनेगा 37, एक इलेक्ट्रॉन कम है रुबिडियम में, तो कितना हो गया 36। समझ में आया? अगर ये आता है तो विदिन 30 सेकेंड ये लिख लोगे। बताओ है ही क्या इसमें लिखने के लायक? क्लियर है? यस सर। यस सर क्लियर है। तो 30 सेकंड में आंसर सीधा सामने आ जाएगा। और फिर भी यानी कि आपको याद क्या करना है, स्कैंडियम, सिर्फ ये याद करना है। देखो कमाल, सिर्फ स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम आना चाहिए। इनसे एक एक पीछे करते जाओ, ये बिल्कुल सीरीज में है, ये बिल्कुल सीरीज में होते हैं। यानी सीधी साफ बात, ये होता है 19, 20, 21, 37, 38, 39, है ना। फिर उसके बाद में ये कितना है 55, 56, 57, ये कितना है 87, 88, 89, सीधे सीरीज में है ये तीनों। तो यानी 6 के 6 एलिमेंट, 3 ये, 3 ये और 3 ये, 9 एलिमेंट हो गए। 9 एलिमेंट के आपको आसानी से एटॉमिक नंबर याद हो जाएंगे। क्लियर है? फिर 1 से लेकर 20 तक तो वैसे ही आपको याद होने चाहिए, तो कैल्शियम तक तो वैसे याद होंगे। तो बचा क्या, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12 होता है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 होता है, हाइड्रोजन का 1 है। तो देखो पूरी एल्कली मेटल सारी आ गई, और प्लस स्कैंडियम वाली एक लाइन आ गई, प्लस स्कैंडियम के लास्ट में होता है जिंक, एटॉमिक नंबर 30, और यहाँ यट्रियम के लास्ट में होता है कैडमियम, एटॉमिक नंबर होता है कितना, होता है एटॉमिक नंबर 48। क्लियर है? फिर इसके बाद में लैंथेनम, लैंथेनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, लैंथेनम के लास्ट में होता है Hg होता है 80, और यहाँ एक्टिनियम के लास्ट में क्या होता है Cn क्या होता है पता है किसी को, कॉपरमीशियम, एटॉमिक नंबर 112, बात खत्म। एटॉमिक नंबर 112। अब 112 के आगे 113 आएगा, और यहाँ 80 के आगे 81 आएगा, इसके आगे 49 आएगा, इसके आगे 31 आएगा। अब ये क्या है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये गैलियम का 31 होना चाहिए। समझ में आया? गैलियम का आएगा 31, गैलियम के नीचे क्या आएगा, इंडियम का आएगा 49, फिर हेलियम का आएगा 81। तो यहां से इनके भी कवर हो जाएंगे अगर सिर्फ ये वाले याद हैं, डी ब्लॉक के शुरुआत वाले और डी ब्लॉक के लास्ट वाले याद है। अब ये 57 है, तो एफ ब्लॉक क्या आएगा, एफ ब्लॉक जो लैंथेनम के बाद में कौन सा आता है एफ ब्लॉक के अंदर, टीएच, नहीं क्या बोलते हैं उसे, सीई, सीरियम, इसका आएगा 58, सीरियम से शुरू होता है वो, 71 पे खत्म होता है वो, ये भी याद होना चाहिए। फिर थोरियम, इसका क्या आएगा, एक्टिनियम 89 पे है, तो ये 90 होता है थोरियम का। और लास्ट में इसका कितना होगा, मिला, लवरेशियम, लवरेशियम का कितना आएगा, लैंथेनम नहीं है, LW, लवरेशियम, LR सॉरी, लवरेशियम का कितना आता है 103 इसका होता है। बस ये याद हो गए सारे, एफ ब्लॉक भी आ गए, डी भी आ गए, पी भी आ गए, सब तो आ गए। क्या बचा, कुछ नहीं। अगर बात करें इनर्ट गैसेस की, तो देखो फ्रेंशियम से पहले, फ्रेंशियम का कितना है यहाँ, एक्टिनियम 89 है ना, तो फ्रेंशियम का कितना आएगा 87। अगर ये 87 है तो 86 होगा इससे पहले वाली गैस का, 86 इससे पहले वाली गैस का 86 होगा। मतलब यहाँ रेडियम, कौन सी होती है गैस, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ैनन, रेडन, Rn से पहले, यानी Rn से पहले इसका होगा 80 कितना, ये 87 है तो ये 86 होगा ज़ैनन का। ऐसे करके इन गैसेस का लास्ट वाला नंबर भी याद हो जाएगा अगर सिर्फ ये याद हो। समझ में आया सभी को? और इतने ही नंबर याद करने, कोई ज्यादा नंबर याद भी नहीं करने, यूं नहीं है कि पूरा सभी के सारे नंबर याद करने, पूरे सबके अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं। यस, क्लियर हुआ सभी को? यस सर। कैसे याद करनी है तरीका बता चुका हूं, अब आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी। समझ में आया? मेरे याद होने से कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए अब जरा क्या है भाई, कंसिडर द फॉलोइंग स्पीसीज, नाइट्रोजन N3 है, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव, जितने भी रहेंगे कंसीडर व्हाट इज द कॉमन इन देम, इन सब में कॉमन क्या है, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 और 2 10, नाइट्रोजन में 7 होते हैं, 7 और 3 10, यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। फ्लोरीन में 9 होते हैं, 9 और 1 10, सोडियम में 11 होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन गया हुआ है तो 10 पॉजिटिव चार्ज है ना, मैग्नीशियम में 12 होते हैं, 2 गए 10, एल्यूमिनियम में 13 होते हैं, कितने आए 3 गए तो 10, सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेडियस, किसकी रेडियस इंक्रीज होगी उसके अकॉर्डिंग। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव वाली रेडियस क्या होती है, सबसे छोटी हो जाएगी, फिर मैग्नीशियम, फिर सोडियम, फिर नेगेटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ रहा है उनकी अरेंजमेंट वैसे वैसे बढ़ेगी, जिसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा है उसकी रेडियस ज्यादा है, जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है उसकी रेडियस उतनी कम है। ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर तो हमने पहले भी कई याद किए हैं जो पीछे आए थे। प्लस कॉमन इन देम क्या है, सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, बात खत्म। ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये इनमें कॉमन है।
क्लियर है सभी को? यस यस सर। पूरा का पूरा लेसन देख लो थ्योरेटिकल भरा पड़ा है, कोई न्यूमेरिकल है ही नहीं, इसलिए बोल रहा था ये तो सिर्फ थ्योरी की बातें बहुत आसानी से याद होंगी। न्यूमेरिकल वाले लेसन, पहला लेसन मोल कॉन्सेप्ट, दूसरा लेसन एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके अलावा पांचवा आएगा स्टेट ऑफ मैटर, फिर छठा और सातवां आएगा थर्मो और आयनिक इक्विलिब्रियम। ये 3 लेसन और पढ़े हैं और 2 हम कर चुके हैं, 2 नहीं किए किसी ने, तो न्यूमेरिकल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वरना वो पूरा लेसन साफ है। ये 5 ही लेसन जिसको अच्छे से आते हैं +1 में, जिसको ये 5 लेसन डीपली आते हैं ना, बाकी के लेसन करना उसके लिए चुटकियों का खेल है, ये बता देता हूँ, बहुत ही आसान है। और जिसको ये 5 लेसन नहीं आते ना, वो केमिस्ट्री में फिर उसका हाथ साफ नहीं हो सकता कभी भी, ये ध्यान रख लेना। फिर +2 में भी ऐसे ही रोते रहो। अगर आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, ये मेरे को समझ में आ रहा है, पढ़ना पड़ेगा बेटा, ध्यान रख लेना, डेली पढ़ना पड़ेगा। एक्सप्लेन व्हाई कैटायन आर स्मॉलर। कैटायन क्यों स्मॉलर होता है? पॉजिटिव चार्ज जब न्यूक्लियस का चार्ज तो पॉजिटिव हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करता है, अनायन का न्यूक्लियर का चार्ज नेगेटिव हो जाता है, वो कम अट्रैक्ट करता है, सीधी सी बात है। नेक्स्ट देखिए, बाकी का आप रीड कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ टर्म आइसोलेटेड गैसेस एटम। आइसोलेटेड गैसेस एटम का मतलब क्या है? अकेला गैसेस फॉर्म में अकेला एटम। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है? मतलब उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन सबसे कम एनर्जी में जहां पर बैठा वो ग्राउंड स्टेट है, अगर वो एक्साइटेड में है तो वो एक्साइटेड स्टेट होगी। आयनेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सारी टर्म्स आपको बतानी है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है? ये टर्म्स हम सारी कर चुके हैं। आयनेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है। नेक्स्ट देखिए, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये एनर्जी दे रखी है हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट में, मतलब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में। कैलकुलेट द आयनेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म ऑफ जूल पर मोल। जूल पर मोल में बतानी है। कैसे बताओगे भाई? यही एनर्जी सर इसका n को ऐसे डिवाइड कर दो सर, आंसर आ जाएगा। इसको प्लस कर दो, बात खत्म। पहले तो इसको प्लस करेंगे, ये एनर्जी प्लस की होगी माइनस की बजाय। इतने जूल एनर्जी चाहिए पर एटम, एक एटम के लिए इतने जूल एनर्जी चाहिए हमें पर एटम, क्लियर है? एक एटम के लिए इतनी एनर्जी चाहिए उसको एक्साइटेड स्टेट, मतलब उसका एक आयनेशन एनर्जी के लिए। अब हमें क्या चाहिए? 1 मोल के लिए चाहिए, तो इसको 1 मोल से एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, एवोगाड्रो नंबर 6.022 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस बात खत्म। यस, क्लियर है सबको? यस मोल सर। कॉन्सेप्ट के बेस पर है ये, इसने आइडिया दिया है। हेल्प अप्लाई द आइडिया ऑफ मोल कॉन्सेप्ट टू ड्राइव द आंसर। मोल कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो, सीधा सीधा है। पहले तो देखो, ये माइनस से एनर्जी प्लस हो गई सीधी, ठीक है? फिर उसके बाद में मोल कॉन्सेप्ट 1 मोल से उसने मल्टीप्लाई कर दिया, ये रहा मल्टीप्लाई 1 मोल, सीधा आ गया एनर्जी, दैट्स। इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 मानी जाती है, यानी जब वो बाहर निकल जाता है एटम से तो 0 मानी जाती है। सिंपल, तो हमें 0 करनी है, उसकी एनर्जी माइनस में है और मेरे को लानी है 0, तो मैं प्लस की उतनी एनर्जी दूंगा तो बाहर निकल जाएगा। अमंग द सेकंड पीरियड एलिमेंट, एक्चुअल आयनेशन एंथैल्पी ऑर्डर। एक्चुअल आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर देखो, लिथियम, बोरोन, बेरिलियम, यानी बेरिलियम बोरोन नहीं है, बोरोन और बेरिलियम है, उल्टा है। कार्बन, बेरिलियम के बाद क्या होता है? कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन आता है, कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता है, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है। फ्लोरीन, नियोन तो सही है, ये दोनों ऑर्डर उल्टे हैं। एक्सप्लेन व्हाई बेरिलियम हैज हायर एंथैल्पी देन बोरोन, ऑक्सीजन इज लोअर एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या तकलीफ है भाई, वो अपने आप सामने आ जाएगा। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख रखी है, ये देख लो, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, फ्लोरीन की, तीनों की यही लिखी है। बेरिलियम की भी लिख रखी है, बोरोन की भी लिख रखी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते ही समझ में आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, बेरिलियम में निकालना मुश्किल है, इसलिए आयनेशन एंथैल्पी हाई होगी। बोरोन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन पी में पड़ा है, निकालना बहुत आसान है, इसलिए इसकी लो हो जाएगी। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के केस में तो यहाँ देख सकते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में, नाइट्रोजन में पी में 3 है, तीनों में 1-1 है, पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz, तीनों में 1-1 है, इसमें से निकालना मुश्किल है। ऑक्सीजन में क्या है? पी में 4 है, 1 पी में 2 है, इसको 1 निकालना बहुत आसान है। हाफ फिल्ड मोर स्टेबल होता है, पी में 3 ज्यादा स्टेबल, पी में 4 लेस स्टेबल, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, इसलिए आयनेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इजियर टू फाइंड आउट, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। फ्लोरीन, फ्लोरीन के केस में तो भाई ऑब्वियस है, फ्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होता है, और वैसे इसके अंदर देखो 5 भरे पड़े हैं, इसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, लेकिन फ्लोरीन फिर भी आयनेशन एनर्जी हाई क्यों होती है? क्योंकि साइज बहुत छोटा हो जाता है, दैट इज व्हाई। अलग अलग रीजन है सबके, समझ में आ गया सभी को? यस, क्लियर।
ठीक है, इसको यहीं एंड करते हैं। आप लोग सारी थ्योरी पढ़ लेना, इतना ही है। किसी को डाउट है तो डाउट पूछिएगा बेटा। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर गाइस। अब मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, और आप लोग अपने डाउट बताइए। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, याद रख लेना ये सारा रीडिंग वाला लेसन है।